हमारा जो सिम्पोजियम 2.0 होता कल ख़त्म हुआ है, जो कि टॉपिक था स्टूडेंट पॉलिटिक्स। सो आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट रेवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन, बेसिकली वही टॉपिक है। तो ये हम भी एक यूथ विंग का एक लीडर से आता है, एक यूथ विंग से आता है। तो पर्सनली हम भी एजुकेशन को लेके बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महसूस करता है। हर जगह जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाता है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट एजुकेशन। एंड राइट नाउ वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पैनलिस्ट लोग हैं। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू। थैंक यू, आप लोगों ने अपना समय निकाला एंड आपने इस जो सिम्पोजियम है आपने अपना समय निकल के इसको अटेंड किया। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट कल का जो व्यूज़ था हमारा, इट हैज़ क्रॉस अराउंड 20,000 का कुछ व्यूज़ आया था। तो वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। अगर ऑफलाइन में भी अगर लोग नहीं आने से भी क्या होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग का जो व्यूज़ है, आप लोग का जो ऑनलाइन में जो भी स्पेशली द स्टूडेंट्स दे विल बी वाचिंग इट। तो आप लोग का व्यूज़ बहुत मैटर करेगा, स्पेशली इन माय ओपिनियन। आज का डेट में क्या है कि एआई का बहुत बात होता है, यहाँ एआई भी एक टॉपिक है। तो एआई यूज़ करने से राइट नाउ जो पहले जो स्टूडेंट्स का जो हमको लगता है कि कुछ नॉलेज में कुछ डिग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन एआई इतना तो मालूम चल गया कि एआई जो है वो बहुत कंफर्टेबल और इजी कर रहा है। तो आई थिंक आप लोग का व्यूज़ बहुत मैटर करेगा उस चीज़ में। तो थैंक यू वंस अगेन। एंड इसी सिम्पोजियम को एक बहाना लेके आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल दी रोइंग वासियों एंड माई ईदू मिसमी कम्युनिटी की 1 तारीख को हमारा डे सेलिब्रेशन शुरू होगा। तो प्लीज़ आप लोग आइए और हमारे साथ जुड़िए इस सेलिब्रेशन में। थैंक यू सो मच। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी बैकअप आपके लिए। यहाँ दिन रात काम 4 बजे तक काम कर रहा है सुबह का, तो ऐसा हो जाता है। तो इट्स माई प्रिविलेज टू वेलकम ऑल द पैनलिस्ट हियर who brings a lot of a wealth of knowledge। आप लोग के पास भंडार है नॉलेज का। तो इस सिंपोजियम के जरिए हम आप लोग का व्यूज़ और आप लोग से कुछ सीखना चाहेंगे। तो आप लोग का वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए हम ये प्रोग्राम को अभी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much to the General Secretary for this special program. So before we begin the program, I'd like to share with you some guidelines or some to-do lists or some rules or regulation. Language में कोई barrier नहीं रहेगा. You can speak in Hindi, English, but we'll try to be as simple as possible because our target is the audience, larger audience. So let's start. Okay. So मैं सबसे पहले पैनलिस्ट नंबर 4 से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे सीनियर मेंबर है अपने कम्युनिटी का, और उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनका बैकग्राउंड के हिसाब से मैं उनको ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज एआई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आप समझ रहे हैं इसका मतलब, वी होप कि इफ वी लुक एट लार्जेस्ट एस्पेक्ट, क्योंकि एआई जो है एक नया टॉपिक है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक स्कूल टीचर भी है, सोसाइटी का मेंबर है, तो एआई को लेके आपका क्या सोच है। और बिकॉज आवर मेन टॉपिक इज रेवोल्यूशनाइजिंग लर्निंग, एजुकेशन को लेकर के, तो इस विषय में आप। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो मैं खुद जनरेशन एक्स में, जनरेशन जेड वाला लोग को समझा जाता है कि वो कंप्यूटर युग में जन्मा और कंप्यूटर का साथ ही बड़ा हो रहे हैं, ऐसा युग माना जाता है। अलग अलग है। तो जनरेशन अल्फा है, वो बहुत अच्छी तरह से अभी हम कुछ सीनियर होते हुए अपना बच्चों के साथ उल्टा हम लोग ही पूछना पड़ता है क्या चीज़ है। तो छोटा बच्चा होने से भी बहुत जानकारी रखने वाला है। तो ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इसके बारे में लोगों का जो विश्वास मानना है, ये जो आपने मैंने क्या कहेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसको समझना, समझ लेना, जानकारी लेना,
तो इंसान का ये प्रवृत्ति रहा है कि हम क्या चीज़ को समझे, क्या चीज़ को आगे बढ़ाए। मैंने सभ्यता ऐसा है कि चेंजेस का युग देखते आया है। पहले जो ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स गुरुकुल सिस्टम से आते आते मैंने सिविलाइजेशन चेंजेस देखा गया, चेंजेस में जो नीड्स है वो भी बढ़ते गया, चेंजेस होते गया, सोफिस्टिकेटेड मेथड्स आने लग गया। ऐसा करते करते अभी का जो नीड है वो ह्यूमन माने जो दिमाग है, बुद्धि है, वो बहुत तेज चलने लगा। तो एआई का मदद से हम जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी माने इसको अगर क्लास टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स में अगर हम ले जाते हैं तो बहुत मददगार और भविष्य के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेना। तो ये जो साइंस का जो माने साइंटिफिक फील्ड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो ऐसा है कि वर्षों माने पुराना जो कंकाल है उसको भी शेप देके आप क्या था समझ सकता है, समझा जा सकता है। हमारा जो प्रॉब्लम्स है उसको भी हम समझ सकता है। तो आदमी का जो लाइफ है प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो बहुत इजी कर देता है। ये इस तरह का मेरा मानना है। तो मैं पैनलिस्ट नंबर 5 के पास जाना चाहूँगा। बाय प्रोफेशन यू आर अ डॉक्टर एंड कन्वेनर IMCS एंड सेक्रेटरी हेड MWS, और आपका एक स्कूल भी है पेन ड्राइव एकेडमी। तो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन के हिसाब से और जिस तरह से आपका सोशल मीडिया पोस्ट रहता है, आपका हमेशा से ये कोशिश रहा है कि अपना ईदुमिशमी डायलॉग को प्रमोट करना, ईदुमिशमी लैंग्वेज को प्रमोट करना। तो मैं बस जानना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आर वी गोइंग थ्रू और यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज? बेसिक मेरा एक सवाल, बेसिक सवाल ये। Thank you for having me here. I am very much honored to be here among this list of highly esteemed panelists. तो आपका जो क्वेश्चन है वो, हाँ, मेरा इंटरेस्ट जो है बाय प्रोफेशन आई एम ए डॉक्टर, बट आफ्टर कमिंग बैक टू द कम्युनिटी तो यहाँ पे ये देखा कि लाइक we as society and community and as family, हम लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब चीज को जो है हम लोग खोते हुए ऑब्जर्व किया। और लाइक इट वाज ऑलवेज इन आवर डिस्कशंस अबाउट सोसाइटी इन विच हर बार एक मेन इशू के रूप में जो निकल के आता था, दैट वाज आवर डाइंग लैंग्वेज, जिसको यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा। इस तरह के जो है हम लोग हमेशा डिस्कशन तो करते हैं। एंड देन इवन इन आवर होम्स ऑल्सो, हमारे पेरेंट्स भी और जितने भी एल्डर्स भी जो है इस इशू को जो है हमेशा बात करता है कि मतलब हम लोग अपना लैंग्वेज खो रहे हैं। लेकिन ये जितना भी कंसर्न जो है वो हम लोग आज जैसे हम लोग पैनल में बैठ करके हिंदी में बात कर रहे हैं, वैसे ही हिंदी में ही ये सब डायलॉग होता है, ये जितना डिस्कशन होता है। तो ये चीज़ एक हमको देखने को मिला है। तो और साथ ही साथ हमने दूसरे कम्युनिटी, हमारा जो ब्रदर कम्युनिटी है, आदि कम्युनिटी, उनका देखा तो उन लोगों का बीच का जो कन्वर्जेशंस है वो इट इज़ ऑलवेज इन देयर मदर टंग, लेकिन हमारा नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो है कोजेस भी जान गया, लेकिन इसको कैसे ठीक करना है उसको लेकर के जो है हमने देखा कि मतलब आवर लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है वो बहुत कम है। आवर कमिटमेंट लेवल इज टिल टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन के बाद में जो है
वो इम्प्लीमेंटेशन हम अपने घरों में जा करके जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो फॉर एग्जांपल जो है जब हम वापस आया तो मेरा वाइफ के साथ में जब हम लोग प्यार मोहब्बत में था तो ये सब हिंदी में ही हुआ। मेरा अपना वाइफ के साथ में भी प्यार मोहब्बत, हम लोग घंटों फोन पे जब बात करते थे तो दैट वाज ऑल इन हिंदी, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप भी इसी तरह से हुआ। और मेरा भी जो है बोर्डिंग स्कूल में लाइक 12 इयर्स इन बोर्डिंग हॉस्टल में रहा, तो जिनके कारण मेरा भी जो है यही इशू था कि कोई हमसे ईदू में बात करने वाला या ईदू सिखाने वाला नहीं था। जस्ट वी हैड 2 months ऑफ वेकेशन, उसमें थोड़ा बहुत माँ पिताजी से बात हो जाता है, वही था। तो जिसके कारण जो है एक आपके साथ में टॉकिंग पार्टनर नहीं होने के कारण, तो मेरे वाइफ के साथ में भी यही था। तो लेकिन जैसे ही जब वापस आकर के ये ऑब्जर्व किया एंड ये सारा डिस्कशन होता था, देन उसके बाद में जो है जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट बना, मेरा बेटा हुआ, तो हमको जो है हमको तो जैसे भी हो मेरा बेटा को तो ईदू सिखाना है। एटलीस्ट इवन इफ पीपल आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इन देयर होम्स दिस, हमको तो ये करना ही है। तो ये चीज हमने देखा था कि आदि कम्युनिटी में कि जहाँ पे इन लोग जो है सुमो वाला से भी आदि में बात करेगा, सब्जी वाला से भी आदि में बात करेगा, दुकानदार से भी आदि में बात करेगा। इससे क्या होता था कि वो सुमो वाला भी आदि बात करना सीख जाता है। तो हमको लगा कि सिर्फ बात ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मेहनत करना नहीं, हमको सिर्फ बात ही करना है। तो हमने अपने वाइफ के साथ में प्लान किया कि हम लोग अब से हमारा घर में हम दोनों भी जो है टूटा फूटा में भी वी विल स्टार्ट टॉकिंग टू आवरसेल्व्स इन ईदू, ताकि माहौल बने। तो जिससे जो है वो एक हम दोनों के बीच में भी जो है वो ईदू का, तो देन बच्चा जो छोटा बड़ा हो रहा था तो उसको भी जो है हम लोग ईदू में ही बात करता रहा। देन आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हुआ। तो ये जो घोंटी वाला इश्यू, हर कोई ये रीजन जरूर देता है, किसी से भी आप बात करोगे ये घोंटी लोग सिखा दिया, स्कूल जाकर के सीख गया हिंदी ना, ये सब ये ऑलमोस्ट हर कोई ये बहाना देता है। लेकिन हमने देखा कि घोंटी से भी हमने ईदू में बात कर करके, अभी आप लोग देखेगा तो मेरा घर में भोंटी भी ईदू को जानता है, और भोंटी का भी 2 छोटी छोटी बहनें हैं, वो लोग भी ईदू बोलता है। सिर्फ कमिटमेंट चाहिए था। और आज का दिन में भी और एनीबडी मतलब जो आप सुन रहा है या देख रहा है, तो सिर्फ आपको बात ही करना है। आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक जाना जरूरी है। तो ये तो हम अपना घर में एक सक्सेस दिखाया, और ये हम शो ऑफ के लिए नहीं करता। हम लोगों को कोई मोटिवेट होगा क्या, एक भी आदमी एनकरेज होगा तो ठीक है सोच करके हम जो है फेसबुक में बार बार डालता रहता है। कई बार तो इरिटेशन लेवल तक भी हम डाल देता है। हाँ, तो इसको जो है खराब नहीं पाना है। देन उसके बाद में अगला वो आया कि हमको जो है बाकियों को भी जो है लाइक जैसे हमने इंग्लिश सीखा स्कूल में, लाइक इन वीकेवी में भी वो स्पोकन इंग्लिश तो नहीं था, वहाँ पे भी रिटन इंग्लिश ही था। तो वीकेवी में भी जो हम लोग बड़ा हो रहा था तो लाइक हाफ एन आवर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट स्कूल में हमारा था, तो उससे हमारा इंग्लिश इंप्रूव हो गया, हम इंग्लिश सीखा। तो हम सोचा कि सेम चीज कैन बी डन फॉर ईदू ऑल्सो। तो हमने क्या किया कि एक हाफ एन आवर का जो 45 मिनट्स का जो एक पीरियड जो है वो ईदू कर दिया। तो जिसमें कि अभी बहुत लोग नॉन ईदू बच्चे भी जो है वो हाफ एन आवर से भी जो है काफी लोग मतलब चलता फिरता ईदू आराम से बोल ही पा रहा है। लाइक आप लोग मेरा घर में कंपाउंड में देखेगा तो हमारा जेसीबी ड्राइवर मुसलमान है अली, उनका बेटा भी जो है आपको ईदू बोलता हुआ एटलीस्ट 1-2 लाइन बोल लेगा ना। तो वो सिर्फ हमको जो है बच्चों को जो है वो मौका देना है कि उनको जो है याद दिलाना है कि स्पीक बैक टू मी इन ईदू। ये बोलते रहना बहुत जरूरी है, रिमाइंड करता रहना बहुत जरूरी है। तो एक समय बाद भी उन लोग भी जो है कंफर्टेबल फील होता है एंड देन दे ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन ईदू। तो ये एक चीज़ थोड़ा हम वो अपने स्कूल में, देन साथ ही साथ जो है हम लोग टेक्स्ट बुक भी हम लोग अपना बनाना चालू किया ताकि टीचर्स को जो है मतलब एक फ्रेमवर्क जैसा मिले। तो उसके लिए जो है हम लोग टेक्स्ट बुक भी करके नाउ मतलब एटलीस्ट क्लासरूम से जो है थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन जो हॉस्टल में है आई हैव इंग्लिश वार्डन एंड इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि इंग्लिश अगर आप नहीं बेचोगे ईदू पेरेंट्स दे विल नेवर कम फॉर ईदू।
ये हमने देखा है। पहले आई वॉज ओनली फोकस्ड इन ईदू, तो हम देखा कि मेरा स्टूडेंट स्ट्रेंथ वो घट रहा है। और कई बार 1-2 बार तो कंप्लेन भी सुनने मिला कि उसका हॉस्टल में भेजा था तो सिर्फ ईदू गाना ही सीख के आया है, ऐसा बोलने लगे। तो देन आई थॉट कि थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा कि इंग्लिश का ऊपर में ईदू को जो है पिगी बैक करके हमको ईदू बेचना पड़ेगा अपने ईदू बच्चों को या ईदू पेरेंट्स को जो है। सो दैट इज वाई आप लोग मेरा सोशल मीडिया भी अगर फॉलो करता है तो नाउ माई फोकस इज मोर इन इंग्लिश। मैं अपने बच्चों के साथ भी जो है वो इंग्लिश में ही इसलिए बात कर रहा हूँ कि बच्चे मेरे पास है, पेरेंट्स अपने बच्चे मेरे पास आए ताकि हम उसको ईदू सिखा सकें, ये करना पड़ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू। Okay, so the panelist number 1, आपने फुकन मिक्रो जो कि एक्टिव इंजीनियर है ONGC गुजरात। आप ईदू मिशन कम्युनिटी से पहला IITian है, तो आपके बाद इस तरह का IITian ये IIT जो एग्जाम क्रैक करते हैं इसको हार्डली देखने को मिला। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहाँ पे रुका हुआ है ईदू मिशन स्टूडेंट्स में, क्या प्रॉब्लम है, क्या खामियां हैं जो IIT क्रैक नहीं कर पा रहे? Okay, first of all, thank you so much for having me here, and I'm really privileged to be a part of such a distinguished list of speakers. So, as the question put by Alia, what I would like to say is, there are two things. One is the undergraduate studies in IIT, and one is the postgraduate level studies. I have done my postgraduate level studies, and like we go through an examination known as GATE, Graduate Aptitude Test in Engineering. Okay, whoever is qualified with BTech or Bachelor's of Engineering, they can sit for the examination and they can crack GATE. And accordingly, as per their scores, they get a seat in the various IITs wherever they apply. And regarding this undergraduate BTech or BSc or the Bachelor of Archaeology in IITs, I think many of our younger generations, they're either not inclined toward mathematics or they somehow lack logical and reasoning and analytical skills. As you might not be knowing that I'm also running one of the coaching institute known as Theo Institute in Mayudu. So my intention is very clear to somehow bring about a thinking process in our youth at very young age, say from the age of, say from the class 4 level. I have a coaching from class 4 level because I think when a student reaches the age of a class of 8, 9, 10, it's very difficult to mold the way of thinking. This process of thinking has already been set since class 3, 4, 5. And here comes the role of parents also. And maximum parents, what I would like to recommend or advise through this beautiful program, symposium, is that we need to give more trust on the analytical skills, like mathematical aptitude. That is very important. And a student who has grown up with mathematics, and we have a distinguished faculty for mathematics also, he can also shed more light. I think mathematics and science, some parts like physics, chemistry, a student who has got a way of thinking to deal with these subjects at a very junior age, and he can easily crack the IITs or MITs in US also. But the thing is, as a parent, we need to focus more on the analytical part. What I see is most of our students whom I interact with in coaching institute, and in general also, I speak with students whoever I meet them, is they lack analytical skills. And this is one of the most important skills which will help you to crack examinations like the IIT, or even if you plan to go in IIMs. There you have common admission test. You need logical reasoning, you need analytical doing, and the way of thinking is very important. And this process is already set when they are very young, maybe class 3, class 4, class 5. And I know that many of our young students, they have completed their BTech also. And if they are really interested in further studies, they must try for examinations like it, and they must get into institute like IITs and Indian Institute of Science. And after completing
After completing that also you can go to, you can further continue your PhD and work in some of the reputed institutions that deal with research work, research R&D in India and abroad. Okay, there are a lot of opportunities. But the thing is, we need to think beyond, and work towards that. And many do not know that even after doing BSc and MSc in any of the colleges, maybe we have many colleges in like Arunachal Pradesh that offers BSc or MSc. Even after that, we have examination for IITs. It's known as JAM. I think I just forgot the full form. You can appear for that after MSc or after BSc. They have an integrated course. You have a course in geology for people with MSc background. Okay, and you have like even for students that are from humanities background and want to pursue studies in IITs, there is a separate dedicated humanities block. So there's a lot of opportunity, but I think we need to move towards a dedicated education system with a plan to create the IIT. And the 90% of the role will depend upon the parents. Okay, 90% of the role will depend upon the parents, how they guide their students. And from the small age itself, I would request them to make their children solve some analytical tricks, and some mathematical logical questions and all. That way, let his mind explore more and more. Let us not confine his way of thinking. Let us not define his way of thinking. You can give a way. So, I think as we count as on this day, I think we might be having BTech not more than 10. I'm not sure. BTech, if I were to count the different branches of engineering, I think might be less or might be around 10 BTechs. Okay, so we need to increase this. We need to increase the number of engineering graduates. Like I'm going off the topic, but if we really want to get dividends from the projects, multi-purpose projects, different types of projects coming into our place, we need to be technically competent. If we are not technically competent, there's no point asking for we want job, we want employment. Because to be a good, to have a better employment opportunities, our students, our younger generations, that they must have degrees that are purely related to technologies. Okay, you can have the highest technologies like PhD, you will have offers in MNCs. And one day, MNCs or big corporation is a reality in our place. Because once the power comes, every industry needs power. Every industry needs power to operate 24/7, 365 days. So for that, you need talented manpower with technical backgrounds. It could be either mathematics, it could be either physics, it could be either engineering background, it could be architecture background, or it could be the pharmaceutical fields. Many different fields. You have a lot of opportunities. Okay, industries will be a reality within a short span of time. So I would request every students who are not serious in studies to please go through and try for this scientific studies with scientific background, so that you can give back to our society. When you come back here, you can get radio opportunity, because the place now I'm working in Gujarat is a fully industrialized state. People from Gujarat you won't find in Arunachal Pradesh, you won't find in Maharashtra, you won't find in the Northeast, because they are full of industries in their own area. Why? Because they have the opportunity, as well as they have studied in accordance with the demands of the place. Okay, so likewise, industry when it comes, it shows a lot of opportunities. Like for IITs, obviously for geologists, there are opportunities. For soil scientists, for chemists, for physicists, for mathematicians, for data interpreters, for nurses, lots and lots of opportunity. Okay. So lastly, coming straight to the point, I think we will be having more and more graduates in IITs and postgraduates in IITs and even PhDs in IITs, and I'm very hopeful for that. And I would advise all the parents to please let their students focus more on mathematics and science, particularly in physics portion. One who has got strong fundamentals in physics, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
I'm sure with a little guidance, he can definitely clear examinations like JEE for IITs, and they can go to abroad for further studies also in some of the reputed institutes also. Okay, thank you. Okay, to the panelist number 3. जैसे कि आपने सुना पैनल नंबर 1 और पैनल नंबर 6 से कि इनका प्रयास था कि ईद मिश्मी डायलॉग को प्रमोट करने का, लेकिन बाद में पता चला कि ईद का फोकस के चलते उनका एनरोलमेंट बहुत कम हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो पैनलिस्ट नंबर 1 ने कहा है कि इट इज अल्टीमेटली इट इज द पेरेंटिंग। तो यू आर द प्रिंसिपल ऑफ इंटायर पब्लिक स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल इन लॉ रिवांग कॉलेज स्कूल। तो क्या इसमें इंस्टीट्यूशंस का रोल नहीं रहता है क्या इस तरह का गाइडेंस देना? अल्टीमेटली क्योंकि आजकल क्या होता है, छोटा एकदम कम उम्र से मतलब प्राइवेट स्कूल हॉस्टल्स में बच्चे लोगों को भेजा जाता है। सो आर वी टू ब्लेम पेरेंट्स और द इंस्टीट्यूशंस? थैंक यू। So first of all, thanks to all the committee members, those who have given an opportunity to sit the distinguished guests and panelists, where we have come here to exchange our ideas and to learn some new things also from each and other. So the first question I would like to answer, which was being asked from the moderator regarding the local language Idu specifically. So as Rasto Mehta sir, Dr. Rasto Mehta ji has already described everything in detail, that how he's working on what called this improving the language Idu, or to make the Idu speaking students to speak in their own languages. In the same manner, we had also taken initiative through the secretary of the school management committee, Madam Jyotirlingi ji. She started an initiative that a particular one period should be devoted for the local languages, specifically the Idu language. Teacher specifically, I would like to here take the name of our journalist who is sitting, the reporter of Divan Digital News, Motomimi ma'am. He was providing a service in the institution itself in our school earlier. She had also started teaching Idu to the students of our school. One period were devoted, and she was always taking different classes to teach them Idu. And in the meantime, I'm also very much concerned about the language because I have seen that specifically the Idu students, those who are those who are residing in the hostel or those who are coming to the school, they mostly used to speak in Hindi, either in English. They never speak in their own languages. So we always try to motivate them. Even in the assembly also, the motivation is being given to them that whenever you are coming across with your own friends or related to your own community, try to converse and talk to him or her in English so that your identity will remain, it will not lost, and you'll be the part of the society. You don't need to be dependent on other languages. Languages, in the meantime, I used to tell them as much language you are able to learn, you can learn. That is much better for you. You don't restrict yourself to the minimum languages. You try to learn as many languages you are able to learn, but the maximum you try to give importance to your mother language. That should be the priority. On the priority basis, you need to learn your mother language. So still this movement is going on. We are trying our level best so that maximum students they can speak in their own mother tongue. But in the meantime, it's very essential for the parents also to take initiative. Their initiative is very much essential. They also need to provide appropriate environment in the home itself. As Dr. Rasto Mehta sir has already addressed the issue, the problem that most of the parents they are having habit of speaking in other languages in the home itself. So the students they are not getting the platform and opportunity to speak in their own mother tongue. So maximum we need to provide the proper platform where they can converse, where they can talk and communicate. So in the meantime, right now this IMSU or other organizations, they are also conducting various, such as Ray Committee is also conducting, last year also they had conducted various symposium, debate, extempore speeches and literary activities specifically for the Idu community students in the Idu languages. This kind of activities are very essential. It should not be the role of only institution or only the role of the teacher
to guide the student to speak their own mother tongue. It should be the role and responsibility of each and every one of us. So everyone, specifically the responsibility lies to the Idu community people. You people will have to come forward. You cannot shift the responsibility to someone else. You will have to take the responsibility for your own kids. You are to come forward to motivate them. You are to provide the platform for them. And still the work is going on. You have started working on it. Right now I am observing that the maximum events are being conducted for the Idu students, specifically in the Idu languages. And it's really very good initiative, and the fruitful result will come out. I hope that. Further, the next question I forgot, sir, please. The next question was कि हमारा कम्युनिटी से IITians नहीं निकल पा रहा। अच्छा। तो are we to blame the parents or the institutions? क्योंकि मेरा सवाल बेसिकली ये था कि बच्चे लोग छोटे से मतलब हॉस्टल में चले जाते हैं, तो यहाँ पे तो अल्टीमेटली रोज से इंस्टीट्यूशन का आ जाता है। So are we to blame totally to the parents or the institution? That was my question. You see, actually, आपकी कम्युनिटी से आगे थी। पहले नंबर 1 का हिसाब से ये था कि पेरेंटिंग की वजह से इस तरह का स्टूडेंट्स नहीं निकल पा रहा और स्टडीज में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो मेरा सवाल ये था कि बिकॉज ऐसा है। No, I agree with that. You see, the question is that why from your community people or the students are not able to crack the IIT, the tough examination like JEE or JEE Mains or JEE Advanced to become an IIT. No, that is the specific question. Yeah, that is specific, but my main concern is the responsibility of institution and parents. So we cannot blame each other, because I would like to highlight here the main points that we need to share the responsibility. Institution cannot run without the support of the parents. Institution को और parents को दोनों को मिल करके काम करना पड़ेगा। जब तक अभिभावक और स्कूल के जो अध्यापक हैं या स्कूल चलाने वाले हैं ये मिलकर एक एकता के सूत्र में बंधकर और बच्चे के भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छा परिणाम आ पाना नामुमकिन है। तो इस क्षेत्र में हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हुए एक दूसरे को ब्लेम करके किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकाल सकते हैं। हमारा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें भी ये कोशिश करना चाहिए कि वह संस्था के साथ सहयोग दें, संस्था के साथ मिलकर काम करें और मिलकर उनके बच्चे की भलाई के लिए हम कुछ न कुछ रणनीति बनाएं। इसके बीच में जो आने वाली समस्याएं हैं कि IIT क्यों नहीं बन रहे हैं, इसके लिए हमारे पैनलिस्ट नंबर 1 जो कि बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है और वो उस क्षेत्र से संबंधित है, जिन्होंने बहुत ही गहराई से छानबीन की है और बहुत ही बेहतर उन्होंने उम्दा यहाँ पे कारण बताया है कि बच्चों का जो मैथमेटिक्स और साइंस के प्रति जो रुचि होना चाहिए वो रुचि नहीं रह पा रहा है, जिसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक उन्होंने बताया कि जो कंसेप्ट लर्निंग बहुत ही ज़रूरी है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट जो हो गए इसको रॉट मेमोरी पे भी नहीं जा सकते। रॉट मेमोरी लर्निंग से कोई लाभ नहीं होने वाला है। एनालिटिकल होना है, रीजनिंग होना है, कंसेप्ट क्लियर होना है और इसके लिए बचपन से ही फाउंडेशन डेवलप करने की कोशिश की जानी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि सभी IIT नहीं बन सकते हैं या सभी जो है डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। जो जिस चीज जो बनने के लिए जो बना है व्यक्ति, उसको बनने के लिए स्कूल को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जो IIT बनने की क्षमता रखता है उसको भरपूर सहयोग दिया जाना चाहिए। जिसकी मैथमेटिक्स और साइंस में काबिलियत है उसको मैथमेटिक्स और साइंस में आगे बढ़ने का सहयोग और प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, गाइडेंस जो प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो दिया जाना चाहिए। जो सिंगर बनना चाहता है उसको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कुछ और बनने के लिए, उसके लिए हमें सिंगिंग प्लेटफॉर्म देना चाहिए। बिकॉज डेटास के हिसाब से जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो डिग्रेड हो रहा है, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू ऐड मोर पॉइंट्स टू दिस इशू कि 80% ऑफ द टाइम द चिल्ड्रंस आर इन द इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स में रहते हैं। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि पेरेंट्स इक्वली इसमें कंट्रीब्यूट करना है, तो कैसे इस तरह कैसे कंट्रीब्यूट करें पेरेंट्स? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शेयर करना चाहिए? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब संस्था में उन्हें बुलाया जाता है किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए या बच्चे के संबंध में कोई सहायता मांगा जाए तो उन्हें आना चाहिए। उन्हें आकर और बच्चे का जो ग्रोथ है, जो प्रमोशन है, उसको लेकर के प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए। पेरेंट्स का काम है प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और जहां जरूरत पड़ती जो कमियां हैं
उसको भरपाया करने की कोशिश करनी। पेरेंट्स यही कर सकता है कि अध्यापक के साथ या स्कूल के साथ मिल करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर सकता है। जहाँ शॉर्टकमिंग्स आ रहा है वो वहीं तक उनकी लाइबिलिटी है। जहाँ तक बच्चे को पढ़ाने का है, बच्चे को के अंदर जो मौलिक ज्ञान डालने का काम है, उनको एक अच्छा इंसान बनाने का काम है, मैक्सिमम लाइबिलिटी स्कूल्स के ऊपर आ जाता है, टीचर्स के ऊपर आ जाता है। ये पेरेंट्स के ऊपर पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और पैनलिस्ट नंबर 6 पे बात जाना चाहूँगा, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर JNC पासीघाट, और उनका स्पेशलाइजेशन जो है मैथमेटिक्स में है। तो हमने काफ़ी अवेयरनेस देखा, हमने बहुत सारा मैथमेटिक्स को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करा, और IMSU के साथ जुड़ के आपने कोशिश किया है कि मैथमेटिक्स को कैसे इंपॉर्टेंस दिया जाए, और इसका जो इम्पोर्टेंस को कैसे अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया जाए। और फॉर मी ऑल्सो मैथ्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, तो आई एडमायर द मैथ स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि मैथ्स को एज सिंपल एज एकदम सिंपल कैसे बनाया जाए, ताकि हर किसी को मैथ्स से प्यार हो जाए। और एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट इज दैट आज का ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक समय ऐसा था, आप मैथ्स को सोल्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन आज चैट GPT का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आपको एट द फिंगर एट द टिप ऑफ द फिंगर आपको क्या होता है, सोल्यूशन मिल जाता है। तो हाउ डू यू सी टू दिस, हाउ डू यू सी टू दिस, एंड हाउ डू यू नो एडवाइस टू दिस यंगर जनरेशन, स्पेशली द चेंजेस, कि मैथ्स को कैसे, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न जो ये है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज है, उसके ज़रिए आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकता है। बट अल्टीमेटली व्हाट आई फील इज कि इससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे नहीं पड़ता है, स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इजीली एक्सेसिबल हो गया। तो इसका विषय में आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। Hello. First of all, thank you so much for giving me this opportunity, and being a part of this esteemed panelists is really a privilege and honor for me. So thank you once again. So let me try to take your first question, how to make mathematics an edgy subject. So I would say, if you expect me to make maths an edgy subject, then I'm very sorry, it will not be possible to make it edgy. So it should go as it is. We cannot make the things edgy, but there are many things how we can make the mathematics looks interesting. There is one way we can do. We can try to visualize the concept. You know, mathematics is a very much abstract subject. We cannot see the mathematics. That's why people have no interest in mathematics. What we are seeing is just numbers. That number, mathematics is not confined to the numbers. So maybe mathematics is beyond that. It is an abstract thing, but it is a very powerful subject. So I used to hear some people discussing that mathematics should be avoided in primary levels or from class 7 and 8. So what to say? You know, especially the importance of mathematics is growing day by day, especially in the age of artificial intelligence. This world is, AI driven world. Why? Because the fundamental principle, the very basis of artificial intelligence is mathematics. Which countries are the most advanced in artificial intelligence nowadays? United States, China. All these are the countries. They are very much advanced in artificial intelligence. Why? Because they have human resource who are very good at mathematics. ये मैथमेटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इसका ग्रोथ का पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है, मैथमेटिक्स ही है। अभी हम एक एग्जांपल हम बोलेगा, जैसे
there is one very prestigious mathematical competition that is called International Mathematical Olympiad. International Mathematical Olympiad is a very tough competition. It is a very prestigious competition. तो अभी हम देखते हैं इंडिया भी बहुत अच्छा करता है इसमें, कोई बात नहीं. इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन doing great in mathematical competitions. India is good in mathematics, in fact. लेकिन हम यहाँ से मतलब क्या है, मतलब हम इंडिया में मतलब जो बड़ा CEO से, बड़ा टेक कंपनीज का CEO से हम इंडिया में क्यों रिटर्न नहीं कर पा रहे, वो तो हम अलग एस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं. अभी मतलब मैथमेटिकल ओलंपियाड में हम देखते हैं अमेरिकन टीम जीता है बोलता है, लेकिन आदमी जो है मतलब चाइनीज पीपल होता है, या मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम जीता है बोलता है लेकिन चाइनीज टीम होता है. मतलब कहीं भी देखो चाइना लोग बहुत आगे है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक में, क्योंकि वो लोग का मैथमेटिकल स्किल्स बहुत तेज है. इसका कारण से ये लोग इसको डेवलप कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ये है, इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि हम यहाँ भी कुछ लोगों को थोड़ा सा मैथ्स को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने का हम कोशिश करता है अपने पर्सनल लेवल में. तो रिसेंटली हम आप लोग ने देखा होगा, आई हैव कंडक्टेड 3 days प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स एक्सपोजर कैम्प with the help of Idu Mismi Cultural Literacy Society and AMSU in collaboration with JN College Pasikat. It was sponsored by National Board for Higher Mathematics and Homi Baba Center for Science Education. तो ये है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, मतलब कैसे बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए. तो हमने बाहर से रिसोर्स पर्सन्स बुला के, साइंटिस्ट लोग को बुला के मैथ्स कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट जो सब्जेक्ट है उसको हम विजुअलाइज करने की कोशिश किया है अपना पर्सनल लेवल में. लेकिन हमको नहीं पता कि मतलब हाउ सक्सेसफुल इट इज़, लेकिन it is evident from the feedback from the student that we have given something to the students. So we have received very good feedback. The students were very much motivated. So they have shown a great interest in this three days program. तो इस तरह से हम टाइमली हमको वर्कशॉप या मतलब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम कंडक्ट करना है. तो वहाँ में मतलब डिफरेंट रिसोर्स पर्सन्स को बुलाया जाएगा, और स्पेशली हम अभी मतलब टेक रिलेटेड एक्सपर्ट को भी बुलाना चाहिए. वो लोग को बुला के हम ट्रेनिंग देना है. लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम इतना कुछ इम्पैक्टफुल काम तो नहीं कर सकता है. आई विल नीड द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स लाइक school principal. So Atiko sir has been supporting a lot. Then Tiwari sir is there. He has been very active in encouraging us to motivate the students to attend this kind of enrichment programs. तो और सोसाइटी से भी सपोर्ट चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट चाहिए. गवर्नमेंट भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कोई इंडिविजुअल अगर सेल्फलेसली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसको तो एक वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट देना चाहिए. ठीक है, मतलब बहुत अच्छा कर रहा है या मतलब खराब कर रहा है, जो भी है मतलब आप बताना है. तो उसने बैकग्राउंड स्टडी करा तो फाइंडिंग्स ये रहा कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल प्रोडक्ट है. तो अगर बेसिकली देखा जाए तो फाउंडेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं उनका फाउंडेशन अच्छा नहीं रहता है. तो एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल. तो आपका जो मैथमेटिकल जो स्किल है, मैथमेटिक्स में रुचि कैसे आपने क्योंकि बेसिक आपका खराब था मैं मानता हूँ, अदरवाइज कैसा था वो आई डोंट नो एग्जैक्ट सिनेरियो, पर जनरली वन फील इज कि गवर्नमेंट स्कूल से है तो आपका बैकग्राउंड बहुत खराब होगा, आपका जो बेसिक फाउंडेशन बहुत खराब रहेगा. तो जस्ट टेल अस कि हाउ डिड यू started liking mathematics subject? You have very rightly pointed कि हम गवर्नमेंट स्कूल से हैं. I started in गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नीली. वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं था. हम क्लास 5 तक हमने ऐसा लाइट भी नहीं दिखा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखा है. ठीक है, कुछ नहीं था हमारे पास. मोबाइल फ़ोन्स का तो बहुत छोड़ी था, कुछ था ही नहीं. तो हम लोग पढ़ता था तो कैंडल लाइट्स में या फायरवुड जला के कुछ भी करके हम लोग मैनेज करके पढ़ते थे. उसमें लाइफ तो बहुत सिंपल था कि मतलब हम कभी नहीं सोचा था कि लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, AI का ज़माना आ जाएगा. वी हैव नेवर इमेजिन ऑफ दिस. तो मैथ्स में तो हाँ बहुत कमज़ोरी था. ठीक है, कमज़ोर था, हमको इंटरेस्ट भी नहीं था. लेकिन आदमी लोग सब डरता है मतलब कि मैथ्स को लेके डरा हुआ है, पेरेंट्स भी डरा हुआ है. दैट मीन्स हम खुद को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि इसको हम थोड़ा सा मतलब मेहनत करके देखते हैं. उसके बाद दूसरा एंड में क्या है, हम मतलब ये उम्मीद में कि मतलब हम इसको मेहनत करेगा तो शायद हमको कुछ हो सकता है.
मतलब कंपटीशन भी देखना पड़ेगा कि हमें कंपटीशन ज़्यादा भी नहीं होगा, ये हम डायरेक्ट सोच लिए, ठीक है। ये इसलिए हम बहुत कम लोग जो चूज़ किया है उसको हमने लिया है इस तरह से, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में क्यों कमज़ोर होता है वो भी रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। क्यों हम डायरेक्ट बोलेगा गवर्नमेंट स्कूल में सबसे वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, वेल ट्रेंड टीचर्स है। इन स्पाइट ऑफ दिस क्यों मतलब ये सब स्किल्स की मतलब पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है? क्योंकि अभी तो पेरेंट्स का रोल भी बताया है, तो पेरेंट्स का रोल या मतलब सोसाइटी का रोल आ जाता है, तो बहुत लोग स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि लीडर्स का, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल में अगर हमको, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को ऑफेंड करना कभी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है हम उसको बोलना चाहता है ये प्लेटफॉर्म में। गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव करना जरूरी है। जरूरी कैसे इम्प्रूव करेगा, एक फैक्टर हम देखते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, लेकिन आदमी मतलब कंडेम भी कर सकता है। एक चीज़ है, आदमी पहले भी कोई बोल चुका है ऐसा प्लेटफॉर्म में, कोई किसी ने बोला भी है शायद, लेकिन मेरा भी ये ओपिनियन है, लीडर्स का बच्चा को गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल करो, नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल में, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में रैंडमली उठा के एनरोल कर दो। मिनिस्टर का बच्चा को एनरोल करो, एमएलए का बच्चा को एनरोल करो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का बच्चा को एनरोल करो, तो ऑटोमेटिकली स्कूल का क्वालिटी इंप्रूव ही हो जाएगा, ठीक है। ये एक रीज़न है, ये मतलब हम स्कूल को इम्प्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को भी हम बीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मतलब यू कैन सी एग्जांपल फ्रॉम द ग्लोब, जैसे फिनलैंड कंट्री है, आप नेट में सर्च करके देखना फिनलैंड में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। द एजुकेशन सिस्टम इन फिनलैंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। वहाँ में तो देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल का जरूरत ही नहीं है। वहाँ में क्या करता है, एमएलए का बच्चा, मिनिस्टर का बच्चा, ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ही इनरोल करता है, प्राइवेट स्कूल ही नहीं है, तो फैसिलिटी सब कुछ दे रहा है। इसलिए बड़ा आदमी, कोई भी सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल आदमी वो स्कूल में बच्चा भेज रहा है, तो पब्लिक का ट्रस्ट होगा कि डेफिनेटली वो स्कूल ठीक होगा। इसलिए मतलब ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल चीज़ को बोल के फायदा नहीं है, मतलब जहाँ ऐसे घूम के वो करने से भी फायदा, ज़्यादा इम्पेक्ट होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना है, वो है लीडर का बच्चा को स्कूल में एनरोल करो, और एक है जो वर्कशॉप वगैरह बोला है उसको कंडक्ट कराना है, ठीक है। पैनलिस्ट नंबर 7 JNB, पैनलिस्ट नंबर 7 Atiko, principal JNB Rowing. JNB school used to be one of the best schools. एक समय ऐसा था JNB का स्टूडेंट है, मतलब बहुत ब्रिलियंट है, अच्छा है, डिसिप्लिन है, और अगर हम डिटेल में देखा जाए तो JNB में लगभग एवरीथिंग यू गेट फॉर फ्री, पेंसिल से लेके पेन, पहनने को सारा चीज़ आपको मिलता है। लेकिन JNB used to be very good, but nowadays we don't see or we don't hear about JNB का जो एक पहचान था वो धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है। तो इस विषय में would like to highlight on this topic. Well, first of all, I'm so grateful to today's symposium organizer and also all our leaders over here who planned this program, because this is one of the most important topic that we can consider in today's generation. And I'm so grateful to say that so many experts and also the panelist members among them to be together with you. Well, your questions is very good to me. I joined in JNB rowing in the year 2016, and when I joined for the first day, I really like crying because I do not know how that I have reached here, which I did not expect. So many things were being found. No gate man was there. No one come welcome me, and also I did not found that students were really found interest in their studies and so many things.
when I first reached JNV. And one of the biggest challenge is the indiscipline. What most people also feel, and also many parents do not want to send their words in JNV in those days. I want to emphasize here little is the role to be played by an institute in molding the students in a residential school like JNV is totally different from any other school. Other school we have day schooling. They come from home, return back, stay with parents. They go for coaching or tuitions and so on. But in JNV, it is not that system. Every staff will have to be in the campus. Every students will have to be in the campus. Every aspects to be as a human being have to be taught in the school. All types of all-round development that includes moral, spiritual, academic, socially, every aspects. But that becomes to be in a U-turn, totally different. Well, it was a challenging. Why it here comes is because the role to be played by principal, by teachers to mold the children, there was no much proper direction could lead them. Just after the second period, students returned back to the hostel. The hostel conditions were in pathetic condition. The way of living is too poor. Teachers do not want to enter. Even in the hostel, at the same time, due to indiscipline, the teachers scared even the students. And these things took place and the condition became so bad when I joined like that. Then I first start prioritized what should be our starting point. So many things are there. More than 10 lakhs budget of mess is excess. DC called me a meeting. I was confused. 10 lakhs, what shall I do? Okay, he called me, sir, you have to help me. This is my first day. I came to meet you. Dawan sir was there. He fully supported me. SP, also Jain sir was there. He really supported me. They just said, go, we're at your back. And I met some of our Idu community. They said, please continue, we're with you. No matter whatever it may be. We're coming even at night. We want to help you out. These are the things. Now, institution plays a very important role, especially in our school like JNV, where for the out of 12 months, 9 months students were in the school. If we are the one as a teacher, if we could not guide them properly, then that will be one of the biggest mistake to be called as a part of teacher. Nowadays, the role of teacher is going to change. Many thought that my role is only for teaching, but to call a teacher, we have to different from others. In every aspect, right from the morning till the children go to bed, even in their growing up, and even in their new development as an adolescent, or even as a new challenges that is to take place. Everything have to be guided and molded by teacher. Then only we can say that yes, the children are being put up in the right way. Well, we tried our best, and today we are in the position, if I'm not wrong to say, then in the state of Arunachal, every year
now for about 4 years now continuously. We are always in the top, and our children are always getting awards and also scholarship from our government of Arunachal Pradesh. I want to thank so much to our ex-JNV. He is Giteumbre, who is an assistant professor here at JNC. Now I have two important things why I refer his name. I was not knowing, but there is IIT Guwahati 5 days free camp to bring about a scientific development and temperament in the mind of the student. He sent me, sir, if you can encourage your children. I say thank you so much for the information. And in every state he guided me that two students will be chosen only in the Northeast. 2 students were being selected this time to attend even that winter camp at IIT Guwahati. Another program he also sent me that is called PROMISE, Promotion for Mathematics Young Scientist at IISc, Bangalore, Indian Institute of Science, one of the very reputed institute where that a student whosoever knows they will always be preferred to go such an institute. Well, there also when we introduced that this is an opportunity, nearly 30-40 students just come up. Yes, we want to apply. We want to apply. So, things which the children, the parents, they may not be knowing. But it is our moral obligation as a teacher and as an institute to pass all and every information. What type of examination it is, what are the opportunities that is taking place, and in this very month what are things going to be done, and what are that students should be prepared to enroll in such type of institution. That is the really duty of the institution to bring up. So we have to say that last year 2 students selected in the Lady Hardinge MBBS College, 1 student in IIT, and the numbers of students entered in NIT, which is a secondary we just considered, but in a very good NIT, even Warangal, they are going there. Well, I have little things to say here, if you permit me time. Beyond which you are asking me, Hindi is a foreign language. English is a foreign language. For you and for me, as I am here, my mother language is Idu. If from the very home, if we do not learn our own language, we are learning only a foreign language. We must encourage, we must tell, we must spread to everyone that our language should be promoted. And this is from the home only we have to start. One of the drawbacks, even in the educational system, why? Hindi, if I am to speak, for the first time in my life as a public speaker, मैं सबसे पहले यहाँ अरुणाचल हम लोग का स्टेट में आते हुआ ही पब्लिक के साथ में शुरू हुआ है. I tried. I said, let me try. Why? When I speak in Nagamese, but all cannot understand. I speak in English, but our parents cannot understand. They told me, sir, please speak Hindi. I had a broken Hindi when for the first time I speak. Now also you will always hear my broken Hindi. But I said, even to the children also, don't feel shy. Don't feel scared. Students' life have to make mistake. And you must practice.
Only when you make practice, then you will be able to learn. Otherwise, you cannot. That is why I request every of my children, Monday, Wednesday, and Saturday, to speak in English. Tuesday and Thursday in Hindi, and Friday in Assamese. Please don't mind that I could not follow your language. Please do not mind. But we are doing in such a way that giving importance, and children should have a strong communication skill. And I want to say in the presence of everyone, yes, our indigenous language, our mother language, our own tribe language should never be ignored, but we must try to promote it. Secondly, I am an economics graduate, postgraduate. I did my 12 with mathematics. Mathematics is one of my favorite, and I went for even engineer, but I could not complete due to some health issue. Mathematics also should be always encouraged, because mathematics is a brain exercise subject. When you cannot solve in one method, that will help you how your answer should come out to let the child go in another method. If the second method fail, those who really eager to find the solution, they will say, let me attempt in the third method. Now, if our brain is remain idle, then it will become a devil workshop. We are talking so much about AI revolutionized learning. Yes, even India is the first country which we are trying to make the first country to say that as a compulsory subject. The government of India is trying. And even in the year 2023, it's declared a year of AI. And we have seen that all the students, everyone now, are using only the gadgets, the technology, the AI, ChatGPT, so many things, because all these things, everything are available. Robotics are involved there. Mathematics are involved there. Solutions are there. Language are all. Everything is set up. But how will it be? There are certain things which we also need to guide how to use even that technology or AI for a student. Otherwise, excessive use of those technology may also lead in another way. Instead of encouraging, they may lead in a different way. So anyway, I'm so thankful. Hope थैंक यू सो we मच will टू continue. पैनलिस्ट नंबर 7. अभी मैं जाना चाहूँगा पैनलिस्ट नंबर 2, जो कि हमारा फेवरेट टीचर है. ही हैज सीन सो मेनी जनरेशन विद विच कम्युनिटी स्टूडेंट्स. तो आपने काफ़ी जनरेशन्स को देखा. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना का स्टूडेंट्स को भी आपने देखा, जो कि हम कहते हैं चेंजेस, देयर इज जो जनरेशन है. तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो उस ज़माने का स्टूडेंट्स और अभी का जो स्टूडेंट्स, इसमें क्या फ़र्क है, और what is your experience with the Hindu community students? Whether we are going ahead or we are, coming backward with education wise. तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए. तो मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में लोअर दिबांग वैली, पहले दिबांग वैली, इसमें करीब मैं 35 साल से अपनी सर्विस दे रहा हूँ. 35 ईयर्स हुआ. मैं अपनी सर्विस शुरू किया था देसाली सेकेंडरी स्कूल से, जहाँ मैं 7 साल रहा. तो थोड़ा वहाँ का व्यू आपको बताऊँ. वो एक ऐसी जगह थी जहाँ बच्चों को गाड़ी क्या होती है ये बताने के लिए पिक्चर बनाना पड़ता था. वो गाड़ी नहीं देखते. हमें याद है एक बार हमारे मिथि साहब गए थे वहाँ, तो बड़ी मुश्किल से पीका के नीचे तक
गाड़ियाँ आई थी। हमारे सारे बच्चे उस समय निकल के वहाँ से नीचे जा रहे हैं। हम पूछे कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम लोग गाड़ी देखने जा रहे हैं। कहाँ? हम लोग जा रहे हैं, वो नीचे गाड़ी आई है वो देखने जा रहे हैं। तो एक ज़माना वो था जहाँ बच्चों को गाड़ी दिखाने के लिए भी पिक्चर बनाना पड़ता था, और गाड़ी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो वहाँ से देखने के लिए यहाँ आते हैं। फिर हमने अभी का ज़माना देखा जहाँ अभी देसाली में भी गाड़ी जाती है, वहाँ का बच्चा भी ये नहीं जानता कि गाड़ी कैसी होती है, ये नहीं अभी उनको अभी भी पता है, और सारे बच्चे यहाँ आ गए। और अब ज़माना वो आ गया कि AI की उपस्थिति दर्ज हो गई यहाँ, और हर बच्चा अभी एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन पे तो आ ही गया। और ये कोविड के बाद का जो एरा है उसमें ज़्यादातर जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमारे AI पे डिपेंड हुआ है। एक चीज़ यहाँ पैनलिस्ट ने निकाली कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या ये, हम जब आए थे तो यहाँ इक्के दुक्के प्राइवेट स्कूल थे, और हमारे सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे वो सारे बड़े अच्छे से चल रहे थे और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। हमारे सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से निकले और वो आज डॉक्टर इंजीनियर हैं। हम कभी नहीं कह सकते कि नहीं हमारा जो सरकारी स्कूल है वो बहुत खराब है, लेकिन अभी का जो सिस्टम हुआ है जहाँ प्राइवेट स्कूल कल्चर जो आया है, ये हमारे सरकारी स्कूल को एक क्या कहें गार्बेज पिट बना के रख दिया। जैसे JNV की बात है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे, क्लास 5 में जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे, वो चाहे हमारे किसी भी स्कूल के हों, उनको वहाँ से फिल्टर करके उठा लिया जाता है। उसके बाद जो बचते हैं उनको रख दिया जाता है कि ये लो आप इनको 6, 7, 8 में पढ़ाओ। जैसे वो क्लास 8 में हम थोड़ा उन्हें इम्प्रूव करके लाते हैं तो 8 में फिर से इनका पैरेलल एंट्री होती है और उनको फिर से 9 में वापस ले जाया जाता है। उसके बाद जो बचते हैं उन्हें हम अपने 9, 10 में पढ़ाते। दूसरी चीज, ज्यादातर जितने भी सरकारी स्कूल हैं टीचर बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि अगर हम उसमें एक कंपल्सन कर दें कि सारे ऑफिसर्स के बच्चे, सारे जितने भी टीचर हैं उनके बच्चे या जितने भी लोकल बॉडीज हैं उनके बच्चों को वहाँ एडमिशन करा दिया जाए, मेरी गारंटी है किसी भी प्राइवेट स्कूल से हमारा स्कूल अच्छा काम करेगा। मैं पर्सनली कितनी मेहनत करता हूँ मैं खुद जानता हूँ, पूरी ईमानदारी से जानता हूँ, और ऊपर वाले जानते हैं कितनी मेहनत से मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ। लेकिन चूंकि बच्चों का बेस जो है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता, जिसके चलते हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता। फिर भी हम उसमें डिस्करेज नहीं होते, हम अपनी कोशिश करते हैं और उसमें से भी अच्छी चीज़ें निकलती हैं। इतने फिल्ट्रेशन के बाद भी हमारे स्कूल से 2-4 बच्चे इतने आते ही हैं। मेरे स्कूल से मैं बोलता हूँ कि कुछ न कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो मोर देन 70-80% तक अपना अचीवमेंट लाते हैं। भले उनका नंबर कम हो जाए, फेल ज़्यादा होते हैं, लेकिन 2-4 की क्वालिटी अच्छी निकलती ही है क्योंकि उन्होंने प्रयास किया और हमारे सारे टीचर्स प्रयास करते हैं। तो हमने देखा है कि पहले के स्टूडेंट जो किसी भी तरह की सुविधाओं से ये थे वंचित थे, आज उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो भले एक रिमोट एरिया में हो या रोइंग एरिया में हो, उनको सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन थोड़ी एनकरेजमेंट की कमी है। हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी हम सोचते हैं कि पेरेंट्स में भी थोड़ी कमी है। पेरेंट्स को ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा ताकि बच्चे में लर्निंग की एक क्यूरियोसिटी जगे। उनको एक ऐसा चीज़ बनाना होगा कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने, हमें ऐसा हो। और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ एक अच्छा जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सिर्फ एक अच्छे कैंपस से, एक अच्छे हॉल से, एक अच्छा बहुत बढ़िया क्लासरूम हो, बहुत बढ़िया ये हो, लेबोरेटरी हो, वहाँ से बनाया जा सकता है। मेरा तो ये है कि हम एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं जहाँ एक स्टूडेंट डिवोटेड हो, एक टीचर डिवोटेड हो, बहुत अच्छी तरह से अपनी 100% अगर वो टीचर देता है और स्टूडेंट भी अपनी जगह को पहचानता है तो
चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे अच्छा कर सकते हैं। हमें अभी एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम टीचर्स जो है वो कहाँ खड़े हैं और हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं। तो उनके बारे में हमको खुद से अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। हम नहीं कहते कि सारे टीचर ही खराब हैं, सारे टीचर ही अच्छे हैं। कुछ बहुत ही डिवोटेड टीचर है, कुछ लोग हैं जो एक दो हैं जो नहीं करते हैं, तो उनसे पूरी कम्युनिटी ये होती है, पूरी टीचर कम्युनिटी बदनाम होती है। तो हम उनसे भी कहेंगे, हम अपने आप को भी कहेंगे कि एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। और पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट एजुकेटर होते हैं, किसी भी बच्चे का फर्स्ट जो एजुकेटर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा जो उनको एक पॉजिटिव लर्नर बना सके, उनको एक पॉजिटिव लर्नर बनाना है। और स्पेशली हम पेरेंट्स को एक नसीहत देना चाहेंगे कि स्पेशली जब बच्चा बाई चांस किसी स्कूल में पढ़ रहा है और फेल हो जाता है, उस समय उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा बन जाती है। उस समय उनको एनकरेज करना होगा, संभालना होगा और बच्चे को इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड डालना होगा कि नहीं, अगर अभी फेल हुआ है तो आप अगली बार अच्छे कर सकते हो। उनको डिस्करेज करने के बजाय उनको एनकरेज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरी तरफ से ये एडवाइस है। थैंक यू सो मच। मैं पैनल नंबर 4 के पास जाना चाहूँगा, सॉरी, कि आजकल इस तरह का नैरेटिव चलता है कि ऐसा रेगुलर स्टडी करके कोई फ़ायदा नहीं, MA BA करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको प्रोफेशनली सोचना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर कर लीजिए, LLB कर लीजिए, नर्सिंग वगैरह। तो आप एज ए सीनियर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड आपका जो एक्सपीरियंस रहा है और अभी का जो ज़माना है, तो आपका क्या राय रहेगा? व्हाट वुड बी योर ओपिनियन ऑन दिस रिगार्ड? एजुकेशन सबसे पहले, इससे पहले मैं कुछ ऐड कर दूं, जैसे कि डेवलप कंट्रीज में, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, इस तरह का कंट्रीज में क्या होता है कि बच्चे को एकदम प्राइमरी लेवल से उनका एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको एंट्री कराया जाता है। तो इस तरह से, तो अभी इन टर्म्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली दिस इंडो पैसिफिक कम्युनिटी, तो ओवरऑल ये सब को माइंड में रखते हुए एजुकेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले लोगों का यही विचार है कि बच्चों को पढ़ाने से इट विल एनेबल हिम टू अर्न हिज लिवलीहुड। सबसे पहला विचार यही आता है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े होंगे। बड़े अफसर बनना तो सबका इच्छा है, इच्छाओं के हिसाब से दुनिया तो चलता नहीं है, अपना नसीब भी साथ में होता है। तो हर एक आदमी को नौकरी मिलेगा ये पक्का नहीं है, लेकिन पढ़ लिख के वो अपने आप को समझ लेंगे, दुनिया को समझ जाएंगे और समझते हुए वो अपना जीवन चला पाएंगे। ये विचार लेके बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाता है। और सीखने का जो सिलसिला है, द लर्निंग प्रोसेस, इट नेवर एंड्स, इट goes on forever until your death। बूढ़ा आदमी भी सीखता है, तो जितने डिग्री हासिल कर ले वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। डिग्री हासिल कर लेने के बाद नौकरी मिलना है, ये भी बहुत अच्छा है, नौकरी मिला तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पढ़ाई लिखाई में ये जो टेक्नोलॉजी है एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है। द वे वी टीच एंड लर्न इनसाइड द क्लासरूम, और ये जो ट्रांसफॉर्म करके बदलाव लाता है, हम जो जिस प्रकार से शिक्षा प्रणाली को हम चला रहे हैं, इसमें बदलाव लाया है। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेटिव ये फोर्स है। और टेक्नोलॉजी का ज़माना में पढ़ाई लिखाई को छोड़ के आप हर एक डिपार्टमेंट में, हर जगह में आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। एक मामूली सा किसान होने से भी वो अपना खेत टेक्नोलॉजी का मदद लेके वो बढ़िया ढंग से चला सकता है। तो MA BA का जो बात किया है ये बहुत ज़रूरी है।
अगर किसी का पास डिग्री है, नौकरी नहीं होने से भी अगर कोई उसके सामने जाता है तो इज्जत उसको मिलता है, और इज्जत मिलने का कारण वो विद्वान है। जो विद्वान लोग है उसका सर हमेशा झुका हुआ होता है, और जो अर्ध विद्वान है, एक प्रकार से एक शब्द तो नहीं बोलना है, जो मूर्ख है उसका सर उठा हुआ होता है। जैसा फलदार वृक्ष की तरह जो फसल लगा हुआ धान है वो हमेशा ही झुका रहेगा, जिस पर फसल ना लगा हो वो खाली होगा, वो खड़ा रहेगा हमेशा। उसी प्रकार से एजुकेशन, जितने भी डिग्रियां, जितने भी आप हासिल कर लेंगे तो आपका जो मन में आपने दुनिया को जान लिया आपके अपने ज्ञान के माध्यम से, तो जान लेने के बाद वो हमेशा झुका रहेगा, और उसका जो झुकाव रहने का जो आदत है वही उसको बचाएगा और उसका काम आएगा। तो अभी हम अपना ईदो मिश्मी भाषा उस पर भी बात चल रहा था, तो मेरे मन में भी एक बात आया बोलने के लिए कि स्कूल इज नॉट द प्रॉपर प्लेस टू प्रमोट आवर लैंग्वेज। स्कूलों में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? अरुणाचल में अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग जनजाति रहते हैं, साथ में नॉन APST अलग अलग भाषा बोलने वाला वो पढ़ते हैं। तो एक ऐसा थर्ड लैंग्वेज का अगर हम बात करेंगे तो जैसा सर ने कहा है JNV में असमीज चलता, गुड, बहुत बढ़िया। जो नेबरिंग स्टेट का भाषा है अगर हम सीख ले तो काम आएगा। अब जितने भी भाषा सीखेंगे आप अपने आप को माने सिक्योर महसूस करेंगे। कहीं भी चला जाइए आप उनका भाषा समझेंगे तो आपका बोलचाल, आपका व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर में लोग आपको मान्यता देंगे, मान सम्मान देंगे। तो ईदो मिश्मी भाषा को बचाने के लिए एक जरूर एक प्रणाली होना चाहिए शिक्षण का। ईदो मिश्मी जैसा रिवाज में 1 महीने का ईदो मिश्मी पढ़ाया गया था। मैं भी खुद रहा वहाँ ईदो मिश्मी भाषा पढ़ने के लिए। वहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, जो नॉन ईदो है उसने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया। ऐसा करके कॉलेज स्टूडेंट्स लोग आए थे, 1 महीना का कोर्स रहा ईदो मिश्मी भाषा सिखाने का। क्लासरूम में क्योंकि ये माने अलग अलग भाषा बोलने वाला बच्चों के सामने में हम अपना भाषा क्वेश्चन माने सेटिंग में एक सिस्टमेटिक वे में वो भी नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सेटिंग का। तो ईदो मिश्मी को बचाने के लिए, अपना ट्राइब का भाषा को बचाने के लिए घर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। स्कूल से आ जाने के बाद अपना अपना भाषा में बोलिए। जैसे डॉक्टर राष्ट्रो जी ने कहा कि बाजार में भी दुकानदार का साथ सब जो फल बिक्री कर रहा है, बेचने वाले उनका साथ में भी जो हमारा नेबरिंग कम्युनिटी का है आदि भाई बहनों ने अपना ही भाषा से मांगना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बोलचाल, और अपना ही बच्चा को हमेशा वो अपना ही भाषा में करेंगे। उनका एक बहुत माने बढ़िया जो लिपि है, लिखित ये है लिपि स्क्रिप्ट है, उन्होंने डेवलप कर लिया है। तो कोई भी हो, देवनागरी हो, रोमान हो, कुछ भी हो, एक स्क्रिप्ट को डेवलप कर लेना चाहिए पहले। तो ऐसा करके हम अपना छोटे छोटे भाषा कहानी बनाएंगे और बच्चों के सामने में बोलते रहेंगे अपना भाषा। वो डेवलप घर जो भाषा है घर से ही होगा। स्कूल में पढ़ाने से, स्कूल में पढ़ाना हो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन सही जगह हमको ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि सुनने वाले पढ़ने वाले अलग लोगों की भी है कम्युनिटी। ओके, टू द पैनलिस्ट नंबर 1, जैसे कि हमने नवाज से सवाल करा था कि आज का ज़माना जो है मतलब मोस्टली सोसाइटी में ये चलता है कि वी शुड ऑप्ट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज,
MA BA करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सो अभी का जो जनरेशन है, अभी इस तरह का जो एडवांस हुआ है टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, तो आपका यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल फील्ड, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? Like what we have said, to be straight to your point, what I think is like it will purely depend upon the students. Okay, I being from professional field, I always encourage either engineering, medical, or something that has to do some value addition in your life. Okay, और इवन अभी बहुत सारे लोग, मतलब आप बाहर में भी देखेंगे तो उनका ये मेन मुद्दा रहता है, ये ना, लाइफ स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर प्रोफेशनल डिग्रीज. ठीक है, यू कुड हैव डन एनीथिंग इन योर फील्ड, बट आपका लाइफ में वो चीज करो जो आपका लाइफ को प्रोग्रेस कर सकेगा. एंड फॉर दैट इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव एनी डिग्री ऑल्सो, है ना. एंड कमिंग बैक टू आवर लोकल एरिया, इफ आवर यूथ are planning to pursue professional studies for the sake of job, well and good. I would advise them to be either in engineering field, medical field, or lawyer, professional practicing and all. Okay. And engineering, I am saying so because in the near future we are going to have huge, tremendous opportunity for engineers, for technical background people, and for doctors. For doctors, it will remain as long as humans live. Okay, for technologists we have more scope, but I'm not to offend the students from the social sciences background, but I think if they are really interested with social sciences, they must go ahead, they must pursue, because there are also students, because even I'm interested in history, though for technology I like reading history, watching history movies. I'm very much interested in history. Okay, so some students, they have really deep inclination towards such things. They like geography, they like history, you know? So let them pursue their own thing for the sake of their interest. Okay, so as a senior and as a professional, I would suggest, if you are a job seeker, please go ahead with professional courses, be either in engineering, be either in medical, or some fields like mathematics, physics, where you have lots and lots of opportunities here and abroad for your job. But if you are really interested in social sciences, please go ahead. Thank you. So, आपसे और एक एडिशनल सवाल करना चाहूँगा कि स्पेशली द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स, कि मतलब MA BA करके कुछ फ़ायदा नहीं, इस तरह स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन लेवल भी बहुत ज़्यादा है. सो डू यू फील कि जो इंजीनियरिंग फील्ड में भी इस तरह से सिचुएशन है, या वी स्टिल हैव स्कोप? वेरी गुड क्वेश्चन. अभी क्या है, जैसे ये लाइक इंजीनियरिंग फील्ड में भी काफी जॉब सैचुरेट हो गए. इवन बाहर में मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, है ना, जो आंध्र प्रदेश में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वहाँ में जो प्रोफेसर्स वगैरह का जो पैकेज है वो काफी कम हो गया. उनका जो ओनर्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट कॉलेजेस, उसको ओनर्स ने बोला कि आपका अभी सपोज 1 लाख मिलता है, तो अभी मैं आपको 80,000 दे देता हूँ. फिर 2 महीने बाद बोला मैं आपको 60,000 देता हूँ. वजह एनरोलमेंट बहुत पुअर हो गया. मतलब इंजीनियरिंग में भी क्या है, देयर आर सिलेक्ट ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. देन एंड अगेन देयर इज लिंक्ड विद द मॉडर्निटी, द मॉडर्न टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात कर रहा है, फिर उसमें मशीन लर्निंग का बात कर रहा है, फिर डाटा एनालिटिक्स का बात कर रहा है. तो ये सब चीज में क्या हो जाता है, आपका जो बैकग्राउंड है ना, मैथमेटिक्स बेस्ड हो जाता है ना. कंप्यूटर साइंस वाला का जो है, या जो पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, है ना, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, उनका एक एडवांटेज रहता है. लेकिन पीपल विद बैकग्राउंड फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, उनका ज्यादा नहीं रहेगा. और सिविल का जो चार्म है हमारा यहाँ में तो है, लेकिन अभी मैं देखता हूँ बाहर में तो चार्म बिल्कुल नहीं है ना, और डिक्लाइन में है. उनका जो इंजीनियरिंग सीट्स का, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो सीट्स वगैरह है वो काफी कम हो गया, एक्सेप्ट फॉर IITs में तो रहेगा. क्योंकि IITs में इसलिए रहता है क्योंकि अगर आप सिविल का हो, एरोस्पेस का हो, एग्रीकल्चर का हो, कोई अपना ब्रांच में नहीं जाता. मैक्सिमम जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, है ना, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह है, फाइनेंशियल मार्केट्स में है, तो उस पे जाता है. इसीलिए बाकी लाइक ओवरऑल देखेगा तो हमारा जो इंजीनियरिंग जॉब्स है, देयर इज अ सैचुरेशन, है ना. इट हैज सैचुरेटेड डाउन इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर जॉब आल्सो, है ना. इवन इफ यू लुक एट द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और स्टेट गवर्नमेंट जॉब,
there is saturation, and the number of students with professional background, with professional degrees, are rising every day. है ना? So there are, in fact, there are colleges that are shutting down due to lack of students in engineering field. I think I have answered your question. Thanks. Thank you so much. I would like to go to panelist number 5. आप सोशली बहुत एक्टिव है और यू आर टोटली इन्वॉल्व विद IMCLS, इंडोनेशियन कल्चरल एलिमेंट्री सोसाइटी। तो इस तरह का एक देखने को मिलता है कि रोइंग का जो यूथ है, स्पेशली यूथ, यंगर वंस, यंगर जनरेशन, सबका जो इंटरेस्ट है, रुचि है पॉलिटिक्स में। हमने रिसेंटली देखा यंग ग्रुप joining the political party. So is it the right time or there is some problem in parenting or job opportunities नहीं होने के कारण political parties join कर रहा है? What's your opinion? Interesting question. इसको मैं इस तरह से जवाब देना चाहूँगा कि ये सब इंटरलिंक्ड है। तो इट इज़ बेसिकली हमारा बच्चों को हम लोग किस तरह से बड़ा कर रहे हैं उसी पे। अभी मैथ्स का बात हुआ, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल का बात हुआ, BA, MA एंड देन इंजीनियरिंग, मेडिकल, सबका बात हुआ। तो इन सब को जो है हम इस हिसाब से देखता है कि आवर पेरेंटिंग एंड आवर आइडिया टू रेज आवर चिल्ड्रन शुड नॉट बी, मतलब वो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लेना है, ये लेना है, विदाउट काउंटरिंग एनीबॉडी। हाँ, हमको जो है, हम लोग इदुमिशपी जो है, अगर इफ वी रियली वांट टू compete और इफ वी रियली वांट टू ब्रिंग आउट लीडर्स इन द कम्युनिटी, तो हमको लगता है कि हमारा जो है वन एंड ओनली फोकस जो है वो एज ए पेरेंट वी हैव टू बिकम कमिटेड। कमिटेड का मतलब हमको फुल टाइम देना पड़ेगा। जिनको हमने लेके आया है उनको हम फुल टाइम देना पड़ेगा। एंड देन फुल टाइम देते वक्त जो है आवर फोकस शुड बी, उसको ये बनाएगा वो बनाएगा नहीं सोच करके जो है आवर फोकस शुड बी ऑन देयर कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर हमने उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस किया तो वो कोई भी सब्जेक्ट लेकर के वो एक्सेल कर जाएगा। वो साइंस लेके भी एक्सेल कर जाएगा, मैथ्स लेकर के भी एक्सेल कर जाएगा, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज लेकर के भी, क्योंकि स्कोप्स का कमी नहीं है हर जगह में। अगर वो जॉब सीख कर रहा है तो जॉब भी निकाल लेगा, या वो जॉब गिवर बनना चाहता है तो वो भी गिवर भी बन जाएगा। क्योंकि मेरा अपना जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जो है इंटरेस्ट जो है चेंज होता गया है। बचपन में जब हम बड़ा हो रहा था तो हम उस समय IAS सोच रहा था, देन उसके बाद में जो है वो पीयर ग्रुप, उसमें जो है हम मेडिकल घुस गया। मेडिकल से वापस आने के बाद में जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसा कुछ हुआ कि आई टुक अप लॉ, LLB किया। हम सोचा नहीं ये गवर्नमेंट डॉक्टर हम नहीं करेगा, तो हमने लॉ ले लिया। मेरा इंटरेस्ट चेंज होता गया और लॉ करके खत्म करने के बाद में आई कंटिन्यूड ऑन टू मेडिकल एंड देन आफ्टर मेडिकल आई वेंट इनटू कम्युनिटी वर्क। देन उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन में चला गया। तो एजुकेशन तो इवन एंटरप्रेन्योर वाला जर्नी में भी जो है मेरा जो है बहुत सारा चीज़, आप लोग बहुत को नहीं मालूम होगा, हमने मिरिंदा रेस्टोरेंट जो बंद हो गया था उसको भी चलाने के लिए कोशिश किया, नाकाम रहा। फिर अपना एक क्लिनिक एंड फार्मेसी चलाने की कोशिश किया, वहाँ हम टाइम नहीं दे पाया। और देन उसका वाइफ को इंटरेस्ट हुआ तो हमने कपड़ा दुकान भी खोल के देखा, वो भी नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट जो है आपका बदलता रहेगा। किसी का भी बच्चा का जो है इंटरेस्ट जो है सर्कमस्टेंसेस, जो ग्रुप मिलता है। इवन आई वॉज इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट काम किया हम, किसी को मालूम नहीं भी होता होगा, वो भी किया है। लेकिन वो भी जो है बाद में हमको मजा नहीं आया, बहुत स्ट्रेस है उसमें भी। ऐसा करके जो है बच्चों का जो है इंटरेस्ट जो है बदलता रहेगा, लेकिन क्या चीज उसको जो है खड़े रखता है वो है उसका कैरेक्टर।
अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा कुछ ना कुछ वो पकड़ ही ले, जिसको जो है। तो अभी हमको लगता है कि आई हैव गॉट माई निश। अभी हमको जो है मे बी बिकॉज आई एम ए पेरेंट, एक कमिटेड पेरेंट होने के कारण भी हो सकता है, हम अपने बच्चों को जो है, हम खुद ट्यूशन मास्टर है मेरे बच्चों का। आई डोंट थिंक रोइंग में और कोई ट्यूशन मास्टर होगा जो हमसे बेहतर ट्यूशन दे पाएगा मेरे बच्चों को ना, किसी और को नहीं, मेरे बच्चों को। तो इसीलिए जो हम आई एम द ट्यूशन मास्टर फॉर माई किड्स। तो वो चीज़ जो है देन हमने जब स्कूल शुरू किया तो अभी वहाँ स्कूल में भी जो है हम उतना ही कमिटेड है दूसरों के बच्चों को भी लेके। तो दैट इज वाई मतलब ये जो है हम करिकुलम और जो न्यू एज अभी जैसे AI आ गया, तो AI इज वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट हैज हैपेंड टू एजुकेशन सेक्टर। और जैसे हम जैसा एजुकेटर हु इज नॉट BEd, बैचलर इन एजुकेशन नहीं है, उनके लिए जो है AI इतना मतलब हर चीज उसमें है एक अच्छा एजुकेटर बनने के लिए। तो ये AI वाला जो है अभी इसमें इतना हम लोग को साथ देता है। तो मेन कहने का मतलब ये है कि हमको जो है घूम फिर करके जो है अल्टीमेटली जो है बच्चों को कैसे रेज करना है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि हम लोग हमारा ईद मिशनी घरों का माहौल जो है वो एक्चुअली हॉस्टल ही बेहतर है ऐसा बोलना पड़ जाता है। हमारे हॉस्टल में जब कोई पेरेंट्स आता है सबसे पहली बार पूछता है तो हम मेरा हमेशा हो सकने से इतना सा भी हो सकने से कोशिश कीजिए आप अपने घर में रखिए। हर पेरेंट्स को हम ये बोलते हैं। स्पेसिफिक टू माय क्वेश्चंस, मेरा सवाल तो ये उसमें भी जो था है पॉलिटिक्स पे जो पॉलिटिक्स वाला जो अभी तो यही है बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ ये जो लूज कैरेक्टर बोलते हैं तो उसके कारण जो है क्या है कि हमको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो क्या है कि हम लोग जो है साल में 1 लाख मिलेगा, 2 लाख का काम मिलेगा, 3 लाख का काम, इतना सारा यूथ एक ही फील्ड में जा रहा है तो लीडर्स भी क्या दे पाएगा, फंड देने वाले सरकार भी क्या दे पाएगा। इतना सारा यूथ ईदुमिश में यूथ तो ऑलमोस्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे जो है इट इज ओनली कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो ये हमारा कैरेक्टर, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ 1-2 एग्जांपल्स है जहां लोग एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब दूसरे सेक्टर भी पकड़ने के लिए कोशिश किया है, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ मार्केट का कमी के कारण भी जो है हमारा जो है अल्टीमेटली ऑल गोज टू ये जो पॉलिटिकल वर्क। लेकिन पॉलिटिक्स में भी ऐसा है ना, उसमें 1-2 वही चमकेगा, बाकी सब उनका पॉलिटिकल लीडर का वर्कर का फॉलोअर बनना पड़ेगा। हर कोई पॉलिटिक्स में चला जाएगा तो हर कोई फॉलोअर का फॉलोअर तो फिर ये मतलब हमारा ईदू समाज के लिए जो है वो ठीक नहीं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी एक्टिव वाले लोग हो, लेकिन उनमें से बहुत सारे वर्कर ऐसा भी हो कि साइमल्टेनियसली दे आर डूइंग बहुत दूसरा चीजें, एग्जाम्स भी दे रहा होना चाहिए। क्योंकि इतना सारा एग्जाम देने का जो उम्र वाले लोग जो है वो पॉलिटिकल वर्कर बनकर के घूम रहा है। एक्टिव पॉलिटिकल पैसिव वर्कर बनने से, फॉलोअर बनने से ठीक था, लेकिन एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर बनकर के घूम रहे हैं, जिनके कारण उन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म्स नहीं भरा है। नोबडी इज फीलिंग अप, ऑलरेडी गिव अप करके बैठा हुआ है। तो मेरा एक एग्जांपल है, जैसे कि मेरा एक बिजारी बस्ती से वो आदि लड़का स्टाफ था, उसको हम देखा वो भी गवर्नमेंट स्कूल से बड़ा होकर के देन आया, उसको जो है MTS का मिला। MTS का मिलने के बाद में जो है ही केप्ट ऑन स्टडीइंग फॉर APCS। देन वो जो है बाद में जाकर के जो है फॉरेस्टर में मिल करके वो अभी बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है चला भी गए। लेकिन हम लोग ईद मिशनी का में क्या है कि एक बार कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी मिल जाने से भी जो है हम वहीं रुक जाते हैं। तो वो सब इट ऑल बॉइल्स डाउन अप टू आवर कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ आवर किड्स। हम लोग इतना मतलब प्रोवाइड कर देता है बच्चों को बड़ा करते समय, इतना प्रोवाइड कर देता है कि हमारा बच्चा जो भी है
वो सब इंटाइटल्ड वाला To the बच्चा। panelist number 6, आपको भी मैं सेम सवाल करना चाहूँगा. Why into politics, especially to this younger generation? Rastao sir has, I think, rightly pointed the reasons why most of the youth are into politics. तो हम भी, मेरा भी यही है, मेरा ऑब्जर्वेशन भी कि मतलब स्टूडेंट जो है शॉर्टकट को देख, मतलब कोई भी यूथ जो है शॉर्टकट ही देख रहे हैं. सो दे डोंट हैव दैट मच पेशेंस. सबसे पहले जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा, पेशेंस को डेवलप करना पड़ेगा ना. तो पढ़ाई करने के लिए स्पेशली हम फिर मैथ्स में थोड़ा सा आ जाएगा, है ना. मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है. तो हम भी मानते हैं मैथ्स जो है इतना इजी सब्जेक्ट नहीं, आप इनिशियली मतलब टफ लगेगा, इसलिए आपको इसमें जो है काफ़ी पेशेंस को डेवलप करना पड़ेगा. तो पेशेंस का डेवलप करने का चक्कर में आप जो है मतलब बैठेगा, दिन भर बैठेगा, है ना. इसमें आपका सिंसियरिटी डेवलप हो जाएगा. बहुत सारा हम ये बार बार ये बोलते हैं कि हम पढ़ने से, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट को पढ़ने से यू विल डेवलप लॉट ऑफ गुड ट्रेट्स इन यू. तो धीरे धीरे आपका जो है मतलब गुड ट्रेट्स डेवलप होने के बाद ऑटोमेटिकली और आप आगे का जो अपॉर्चुनिटीज है उसको भी देखने लगेगा, ठीक है. तो ऐसे करके आप जो है आपका इंटरेस्ट जो है एकेडमिक में चला जाएगा, ठीक है. क्योंकि मतलब एकेडमिक लाइन जो है एक ऐसा लाइन है, इट इज़ वेरी मच सिक्योर. किसी से मतलब हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं. आप एक्सेलेंट है तो आप आराम से सर्वाइव कर लेंगे. ये एक सिक्योर हो जाता है. सबसे पहले तो हम सिक्योरिटी को देखते हैं, ठीक है. इसके लिए तो आपको मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट आना पड़ेगा. तो मोस्ट ऑफ द यूथ्स का क्या है कि मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, और बहुत लोग का जो है मतलब मैथ्स का कारण से भी मतलब ब्रेकअप कर पीछे हट जाता है. तो यहाँ में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मतलब पढ़ाई में कमाई भी नहीं है, इतना कमाई तो नहीं है, तो पॉलिटिक्स में रहने से क्या है कि मतलब शॉर्टकट इनकम भी है, ठीक है. वो भी मतलब पीयर ग्रुप्स का भी इन्फ्लुएंस होगा कि मतलब कोई जो है ड्रॉप आउट करके, स्कूल ड्रॉप आउट करके, या मतलब कुछ कारण से स्कूल छोड़ के या कॉलेज छोड़ने के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़ के डायरेक्ट घुस गया. तो उन लोग का इन्फ्लुएंस में मतलब फिर इसमें आ गया. तो ये एक ट्रेंड हो गया. ये अभी हम रिसेंटली आई वेंट टू फ्यू स्कूल्स इन रोइंग टाउनशिप, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है एकेडमिक में कि हम ये बच्चा का क्या स्टेटस है, सर लोग से हम पूछता भी है. कुछ स्कूल में हम विजिट किया. डेंगो भाई हम लोग किया था एक स्कूल में, 2 स्कूल 3 स्कूल बहुत सारे स्कूल किया, ठीक है. तो कुछ प्रिंसिपल लोग से इंटरेक्शन किया कि बोला कि मतलब ईदू बच्चा का मतलब ये विदिन 3 years डिग्रेडेशन हो रहा है एकेडमिक को लेकर. तो डिग्रेडेशन मतलब इतना सडनली आने का एक हमको बड़ा फैक्टर लगता है कि मतलब रिसोर्सेस मतलब पैसा आ गया, ठीक है. पेरेंट्स का पास ऐसा मतलब कंपल्सन नहीं है कि हमको बच्चे को जैसे भी हो इसको मतलब एकेडमिकली हम इसको एक्सेलेंट बनाना है, ठीक है. तो मतलब डिफिकल्टीज को देखा ही नहीं. अभी पैसा भी आ गया, मतलब एंजॉय कर रहा है, तो मतलब नहीं पढ़ने से. As we have to wrap it up by 5:30, so we have still 15 minutes. Before that, I would like to go to panelist number 5. You just have 2 minutes. तो आपका बेसिक सवाल ये है कि अभी का जो जनरेशन है, क्योंकि यू आर रनिंग इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन Florida Valley, whether the Gen Zs are thriving or not, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है? Gen Z specifically, this generation. impact of Gen Z, impact of modern technology in the Gen Z. That is the question. Actually, you see, the technology-based education has just now started. Okay, it has not covered almost all the areas. इसकी शुरुआत हुई है. AI हो गया या जो भी चैट GPT हो गया, जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स है एजुकेशन सिस्टम में, इसकी बात अभी शुरुआत हुई है और इसकी चल रही है भी शुरुआत. और ये कभी भी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम उसका जगह नहीं ले सकती है. जो AI बेस्ड या जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है, ये नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा है, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन ये चलेगा. हम जो क्लासरूम इंटरेक्शन में हमारा जो आई टू आई कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ, जो एक एम्पैथी होता है, बच्चों के साथ जिस प्रकार का एक व्यवहार होता है, एक संबंध होता है, दिल से जो संबंध होता है, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में. और इस पे डिपेंडेंट होने की वजह से मैक्सिमम जो क्रिएटिव लर्निंग है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है, रचनात्मक जो सोच है, थॉट प्रोसेस, वो काफ़ी इफेक्टिव होगा. Because nowadays the modern age youth are totally dependent on ChatGPT and other activities. So their ability to what call express themselves or to create their own ideas is gradually missing in time. Even their communication skill is gradually
it's decreasing a lot, because you might be observing in the social media, in Facebook or in other platform, wherever they have to give some write-ups, it's ready-made ChatGPT or AI or not. Just give some inputs and almost all the ready-made content you'll get in just copy and pasting. So before that, at least they were trying to write themselves by themselves in their own languages and all. So it's actually affecting a lot, degrading effect. It's affecting a lot and it will affect a lot. We'll have to manage balance in between the traditional mode of teaching as well as the technology-based education. A good balance is required. Until this balance panelist is number not 2, sir, आपसे एक सवाल, सर, you're the most senior teacher and आपका इधर मिसमिस स्टूडेंट्स के साथ काफी एक्सपीरियंस रहा है. So आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो डीमेरिट्स है, आपको लगता है कि पेरेंट्स को स्पेशली फोकस करना. एक तो आपने पेरेंटिंग बोला, तो ज़्यादातर हम लोगों ने जो मदर टंग डायलॉग्स को लेके बात किया, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? उसके बाद then we'll go to panelist number 7 and we'll hear from him and we'll have the closing remark from you, sir. ओके, मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, जो लर्निंग प्रोसेस है, जो वो बेसिकली 4 पिलर्स पे खड़ी है. पहली चीज तो है हमारे लर्निंग टू नो. हमें सीखना होगा जानने के लिए. एक क्यूरियोसिटी डेवलप होना होगा हमारे बच्चों के अंदर कि ये चीज कैसे होगी. तो लर्निंग टू नो, जानने के लिए हमें सीखना पड़ेगा. उस चीज को कैसे करें वो जानना होगा. दूसरी चीज है, जान के सिर्फ नहीं होगा, लर्निंग टू डू, जान के उसे करना. जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में हम सिर्फ इसमें नहीं फोकस कर रहे हैं. अभी की जितना भी क्लास 10 का या 12 के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करीब 50% से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस आ रहे हैं. उसका कारण ये है कि बच्चे रोट लर्निंग करके तो सीख जाते हैं, लेकिन उनका कुछ भी आगे जाके कुछ नई चीज़ें, नया शोध नहीं कर पा रहे हमारी इंडिया में. तो जो नॉलेज उन्होंने सीखा है उसको कर सके, उसको अप्लाई कर सके, एक एप्लीकेशन स्किल आ जाए. अभी हम देख रहे हैं बच्चा पढ़ के ग्रेजुएट हो जाता है, इवन इंजीनियर होके आ जाते हैं, लेकिन घर में एक अगर प्लग खराब हो जाता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ता है. और दूसरी चीज, अभी आपने सवाल उठाया कि सारे लोग तो क्यों पॉलिटिक्स में जा रहे हैं. उसका रीजन ये भी है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक दोष है. ये जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये दोष है कि हम सिर्फ उन्हें डिग्रियां देते जा रहे हैं, उनके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे. बच्चे का एक टोकरी बनाने नहीं आता है. वो बच्चा बोलेगा कि हम तो ग्रेजुएट हो गया, हमको नौकरी चाहिए. सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलने वाला है. हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ इस तरह की चीजें डालनी है कि बच्चा कुछ कर सके, जानने के बाद वो लर्निंग टू डू उसमें आए, कर पाए. वो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स की जरूरत है. नीचे लेवल से, जैसा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 से शुरू किया हुआ है कि वोकेशनल ट्रेनिंग होगी. बच्चे का जहां इंटरेस्ट है वो क्लास 10 तक पढ़ के भी कुछ करने लायक निकल जाए तो सही है. भले वो एक इलेक्ट्रिशियन निकल जाए क्लास 10 पास करके, वो अपना एक इलेक्ट्रिक की दुकान खोल के वो अपना काम कर सकता है. तो इस तरह से सीखना होगा जो वो कर सके. तीसरा जो पिलर हमारी समझ से आता है वो है लर्निंग टू लिव टुगेदर विद द सोसाइटी. बहुत अच्छे से हम पढ़ लिख के निकल जाएं और अपनी सोसाइटी के साथ हम एडजस्ट ना हो पाए. अभी यही हो रहा है, हम देख रहे हैं ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से निकल के आते हैं, सोसाइटी में वो अलग थलग हो जाते हैं. तो इस तरह की शिक्षा होनी बहुत जरूरी है कि वो अपनी सोसाइटी में एक साथ रहने की एक ट्रेनिंग आए उनके अंदर, एक एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो कि हम जब पढ़ के आए तो अपने सोसाइटी के लोगों के साथ मिल के रह जाए. ये नहीं कि हम तो एक बहुत बड़े ग्रेजुएट हो गए, हमारे आगे पीछे लोग में नहीं. उनको एक छोटे आदमी के साथ भी घुल मिल कर रहने की स्किल आ जाए, एक बड़े आदमी के साथ भी बातचीत करने की स्किल आ जाए. और चौथा जो पिलर मेरे हिसाब से है लर्निंग टू बी. वो क्या बनना चाहता है वो उसको बनने देने लायक शिक्षा दी जाए कि वो जो चाह रहा था वो बन पाए. हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर कुछ इस तरह की स्किल आए कि वो
समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। कुछ चीजों के बारे में वो सब कुछ जान जाए, लेकिन सब चीजों के बारे में कम से कम थोड़ा थोड़ा तो जाने। इस तरह की व्यवस्था करी जाए तो हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि उनको एक पॉजिटिव लर्नर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इसके अलावा कुछ वैल्यूज की भी बात कर लें हम, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले के ज़माने में थोड़ा वैल्यूज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, डिसिप्लिन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ओबीडियंसी पे ध्यान दिया जाता था। पहले के जो स्टूडेंट थे वो अपने टीचर्स के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने एल्डर्स के प्रति थोड़ा ज़्यादा ओबीडियंट हुआ करते थे, जिसकी कमी हमें दिखाई देती है। थोड़ी वैल्यूज की कमी हुई हमारे अभी के एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर हम स्कूल में नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स के एक बड़ा रोल होना चाहिए कि वो उनको वैल्यूज के बारे में सिखाएं, कि वो अपने छोटे के साथ, बड़े के साथ या अपने साथियों के साथ किस तरह से बातचीत करें, किस तरह से वो उठना बैठना क्या करें, किसको रेस्पेक्ट करना है। और इस तरह से मैं सोचता हूँ कि सोसाइटी अगर एक हेल्दी सोसाइटी बने तो उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी भी नहीं होगी। अभी देखते हैं बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी आ जाती है, अफेंसिव हो जाते हैं, थोड़ी बात में बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। तो उसका कारण ये सब भी हो सकता है कि पेरेंट थोड़ा अच्छे से उनको हैंडल नहीं कर पाते। मेरे समझ से ऐसा हो जाता है क्या? तो इस तरह से हम टीचर्स, सोसाइटी और पेरेंट्स अगर सारे मिलें तो हम नई जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि नई जनरेशन जो है वो अभी ज़्यादा, अभी मैं देखता हूँ कि ज़्यादा वो नौकरी के चक्कर में नहीं आती। जैसा हमारे पैनलिस्ट कहते हैं कि वो नौकरी में नहीं जा रहे, कंपटीशन में नहीं जा रहे। ये नई जनरेशन जो आई है 2000 के बाद जो जनरेशन आई है, ये खुद मालिक बनना चाहते हैं, नौकर बनना नहीं चाहते। ये दूसरों को नौकरी देने की कोशिश करना चाहते हैं और इसके लिए इनको जो फील्ड दिखाई देती है उसकी तरफ जाते हैं। तो अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर दिखाई देती है तो वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें कुछ लोगों को नौकरी दें, वो खुद नौकर नहीं बनना चाहते। तो एक अच्छी बात है मेरे समझ से कि अगर सारे लोग नौकरी के पीछे भागेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए सबको कुछ न कुछ करना होगा और हर एक को अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा और एक नए क्षेत्र का विकास करना होगा, ताकि हमारी सोसाइटी, हमारा देश और हमारा राज्य आगे बढ़ सके। और एक और चीज़ है कि नेशन फर्स्ट की जो ये है दिमाग में आने चाहिए कि हमें अपने राज्य के बारे में, देश के बारे में और एक नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे सोसाइटी एक आगे सोसाइटी बढ़ सके। थैंक यू। Okay, we'll hear from the last speaker, then we'll have the closing remark from panelist number 7, and we wrap up this day 2 of Symposium 2.0. Well, I have a mix up of everything, and I want to conclude in that way. ये जो हम लोग का प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, पहले जमाना से देखिए आज तक देखने से बहुत ही डाइवर्सिफाइड कॉम्प्लेक्स, जो चीज पहले बहुत पहले किया नहीं था, अभी बहुत चीज हो रहा है। When I was very young, we were not knowing what was HIV/AIDS, and also if we talk about Corona, just recent case, and also जो parents and with their interest and aptitudes, every students, I wish that they should go into a different professional courses. Above that, those children who are really interested to study, it is my earnest request, they should not live in between. Go to the best level, सबसे highest तक, PhD, post doctorate, again go for it. बहुत लोग आजकल देखता है एक PhD नहीं होके 2, 3 ऐसे चलते हम लोग की जो कम्युनिटी बीच में भी बहुत जरूर है कि रिसर्च होने के लिए बहुत और फिर जरूर है। हम अभी जो किस पोजीशन में है, इसी पोजीशन से रिसर्च करते हुआ क्या चीज हम मिल सकते हैं। टूरिज्म की फील्ड में बहुत है, अगेन बेटर गो टू समवेयर एल्स, अदर प्लेसेस ऑफ टूरिज्म क्या हो रहा है।
what are the natural resources that is available. Jab tak we do not go into deepest level, then we will not have a revolutionized change. So I want to say into that part. Now अभी statistics से देखने से from the age of 9 to 18 years, about 70% जो age इस group में 4 hours in the afternoon में काम सिर्फ gadgets को देखता है. This is the survey, the statistics shows. हम लोग सुबह से अगर उठता है, for example it may be 6, school जाने के लिए टाइम होके, I'm talking about 8 to 18 years, 9 to 18 years is ये जो क्लास लेवल है up to class 12 तक देख रहा है. तो इसमें 4 घंटा अगर दिन में ऐसे वेस्टेज करके हम लोग निकल गया 4-5 घंटा, तो मॉर्निंग से लेके बाय 2 तक तो हम लोग स्कूल में बैठा हुआ बात की बात है. उसके बाद पेरेंट्स हम लोग को ट्यूशन में भेजेगा, अगेन गोइंग कमिंग एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट के लिए तो एटलीस्ट 2 आवर्स तो चल जाएगा. और इसके बाद इनके हाथ में कितना घंटा बचता है. अगेन नॉट ओनली दैट, रात में जो मोबाइल एक गैजेट्स जो देखता है अबाउट 50% मिडनाइट में भी देखता है. ये रिसर्च जो इंडियन का पोजीशन जो इसमें कहा है. तो इफ gadgets that we are talking about, technology we are talking about, AI we are talking about, are we really deep only into the AI which will benefit us? No, maximum जो देखता है YouTube and TikTok, Facebook, WhatsApp, and some sort of photos and videos and short clips सिर्फ यही देखते टाइम को वेस्ट कर रहा है. इतना हम लोग टाइम वेस्टेज हो रहा है. If that is the case, what will be our real outcome that is for our generation and generation to come? So many things आजकल जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो सोशल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो रहा है. पेरेंट्स जितना लोग भी हम लोग, चलो आपकी अंकल के पास जाना है, चलो अपने 2 साल हो गया आपकी आंटी को नहीं मिला, आपकी ग्रैंडमदर को नहीं मिला, आइए. नो, I don't want to involve. Why? They will be engaged there. Physically, mentally, they are degrading when they are not able to achieve by looking all these things. अभी हम लोग का एक्सपर्ट लोग का इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही गुस्सा हो रहा है. पेरेंट्स जब बोलेगा तब क्यों इतना जल्दी होता है, अपना खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. ये सारा चीज आजकल जो क्या क्या देखिए ये सब हो जा रहा है. And other thing is our own physical health. How much money, even our headache, even tumor, or even eye impact. ये सारा चीज जो है अच्छा चीज तरह से आ रहा है ना, हम लोग गलती से इतना घंटा 7-8 घंटा जो यूथ लोग इसी तरह से स्पेंड हुआ तो क्या होगा. So here parental role and also even institutional role becomes so important. हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज को यहां देखना है. टाइम लिमिट दे रहा है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट. फ्री करके दे दो, दैट विल नेवर सर्व. सेकेंडली, फ्री टाइम जोन, टाइम को दे दो. डिनर का टाइम है, सब देखिए फेस टू फेस हम लोग सब देख रहे हैं, होगा आप करो ये करो सब कर लो, नो प्रॉब्लम. एट द सेम टाइम इवन जो भी कर रहा है, यू डू इट विच विल बी बेनिफिट टू देम. कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का और कुछ चीज टाइपिंग का भी ये जो देख रहे तो आप सीख ले लो. एंड ऑल्सो अबाउट दैट इनोवेटिव आइडिया टाइम आप कहां से कर रहा है, इनोवेटिव आप ला रहे ना नहीं ला रहे. एज वेल एज अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इवन द पेरेंट्स शुड ऑल्सो चेक हिस्ट्री. क्या बच्चा लोग क्या क्या कर देख रहे हैं, हिस्ट्री भी चेक करने के लिए बहुत जरूरी है. वेबसाइट किस वेबसाइट में भी देख रहा है, अच्छा वाला चीज में जा रहे हैं ना खराब वाला चीज में ही बच्चा लोग देख रहे हैं. और साथ में उसके ऊपर में जो चीज अच्छा नहीं है हम लोग अच्छा से बच्चा को बोलना है कि प्लीज डोंट गो इनटू दिस वेबसाइट, दिस इज नॉट फॉर योर एज एंड दिस विल नेवर हेल्प यू. सो दिस आर द थिंग माय लास्ट टू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी एज एंड इन ऑल इज प्लीज हैव डिटर्मिनेशन,
strong willpower always. What you want to do, strive it. Even you fail, go. Never give up. And also, you must have always a devotion. Come on, you put into it. You devote it. Surely you will achieve one day and have a very good discipline. We must have discipline. Otherwise, a society where there is no discipline, then we have no value. Same thing our expert says, that values are degrading. We must teach our young generation about how to serve people, how to respect our leaders, how to respect even our seniors. ये सारा चीज values, ethics जो अभी पीछे हो रहा है, we have to bring it up. Then only the community as well as the young children, everyone will come up. Thank you so much. And sir, I would like to request you to close this entire session with a closing remark. Okay. One word, one sentence I want to put to all the students and to all the people who look after this. When we have a good character, the world can change. And also, for this, strive for education, the best weapon that can change the society. Thank you. Okay, thank you so much to the panel members.